ऑफिस का वक्त खत्म हो गया था। सभी सहकर्मी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी सभी लड़के और लड़कियां इकट्ठे हो गए। सभी लोग रोशनी को बधाई देने लगे। तभी उनमें से किसी एक ने कहा, रोशनी मैम, आज तो आपकी पार्टी बनती है, चलो फिर आज चाय समोसा हो जाए। फिर ऑफिस यूनिट की सभी लड़के और लड़कियों ने जोर देते हुए कहा, नहीं यार, आज पार्टी नहीं हो पाएगी, फिर कभी करेंगे, आज मुझे जल्दी घर जाना है, अगर ज़्यादा देर हो गई तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर रोशनी वॉशरूम में चली गई। आज रोशनी के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि आज उसे इंक्रीमेंट मिला है और उसकी सैलरी बढ़ गई है, जिसकी खुशी में साथ में काम करने वाले लोग एक चाय समोसा पार्टी मांग रहे हैं, मगर रोशनी बहाना बनाकर मना कर देती है। पीछे से एक साथी रिया बोली, हमारी मैडम पागल बना रही हैं, इनका पति इनकी पाई पाई का हिसाब रखता है कि कहाँ खर्च किया, कितना किया, सबका ध्यान रखता है। बेचारी को ऑफिस छोड़ने और लेने के लिए भी खुद ही आता है। अगर कभी ऑटो से जाना हो तो किराए के 50 रुपये मुझसे मांग कर लेती है। अच्छा है मैं अभी शादी नहीं कर रही, और अगर मैंने शादी कर भी ली तो लड़के को पहले ही समझा दूंगी कि मेरे पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, नहीं तो मुझे भी रोशनी मैम की तरह कंगला रहना पड़ेगा। और सभी जोर जोर से हंस पड़े। रोशनी वॉशरूम से हाथ धोकर आई तो अपनी सहेलियों की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई कि ऑफिस में उसके पीछे इस तरह की बात की जाती है। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद, घर और ऑफिस को अच्छे से संभालने के बावजूद भी वो एक कमज़ोर महिला है। वो अपने पति के पैसे ना सही, पर क्या वो खुद के कमाए पैसों का कुछ हिस्सा खुद पर खर्च नहीं कर सकती? क्या इसे ही आत्मनिर्भर नारी कहते हैं, या फिर ये अबला नारी है? 2 दिन बाद उसी ऑफिस में काम करने वाली मोनिका रोशनी के पास आकर बोली, क्या तुम ऑफिस के बाद मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? विनीता का जन्मदिन है, आने वाला है, तो उससे सभी को पार्टी में बुलाया है, इसलिए सोच रही थी कि अच्छे एम्पोरियम से एक कुर्ती ले लूं। तुम्हारा घर उसी तरफ है, चलो हम साथ ही चलते हैं। रोशनी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। ऑफिस के बाद दोनों साथ साथ एम्पोरियम पहुंची। कुर्तियां देखने के बाद मोनिका बोली, तुम क्या गिफ्ट कर रही हो विनीता को? मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही, रोशनी ने सपाट से उत्तर दिया। नहीं जा रही का क्या मतलब है? तुम्हारा तो हर बार का यही नाटक रहता है, कभी बच्चा बीमार, कभी पति घर पर नहीं, कभी तुम्हारा सर दर्द, कभी खाना बनाना है, देर हो जाएगी, मेहमान आए हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़े ही ना चलता है। हम सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत, मिलना जुलना तो करना ही पड़ता है। तुम्हें पता है पीठ पीछे सब तुम्हारे बारे में कितनी बातें बनाते हैं। कहते हैं तुम उनकी पार्टी में इसीलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, मगर तुम तो इतना कमाती हो, थोड़ा बहुत खर्च करने में क्या हर्ज है? बिना सोचे समझे मोनिका बोले चली जा रही थी। फिर अचानक उसकी नज़र रोशनी पर पड़ी तो देखा उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बात की नज़ाकत को समझते हुए फटाफट कुर्ती पैक कराई, दोनों दुकान से निकली और एक कैफ़े में जाकर बैठ गईं। तुम अपने लिए कॉफ़ी मंगा लो, क्योंकि मैं नहीं पीऊँगी। भाई ये कॉफ़ी मेरी तरफ से है, आखिर हम पहली बार दोनों साथ आए हैं, तो एक कॉफ़ी तो मैं तुम्हें पिला ही सकती हूँ, मोनिका ने प्यार से बोला, जो कि उसकी पुरानी सहेली भी है। क्या बताऊँ मोनिका, लव मैरिज करके पछता रही हूँ। पहले घर गृहस्थी के नाम पर शादी के 5 साल तक विशाल ने मुझे नौकरी नहीं करने दी। इन सालों में एक एक पैसे के लिए भीख मांगी, फिर हिम्मत करके मैंने दोबारा जॉब करना शुरू किया। राशि भी स्कूल जाने लगी, थोड़ा मैनेज होने लगा, लेकिन घर के सारे काम तो मेरी ही जिम्मेदारी हैं। नौकरी पर जाने से पहले सारा काम निपटाती हूँ, आने के बाद दोबारा काम में जुट जाओ। यही दिनचर्या है मेरी वहाँ भी। अगर सहूलियत के लिए कुछ सामान ले आती हूँ तो बवाल खड़ा हो जाता है। सिलबट्टे पर मसाला पीसना कितना वक्त लगता था। मैंने पहली सैलरी से मिक्सी खरीदी, मिक्सी का डिब्बा खोलने से पहले ही घर में बवाल हो गया। सासू माँ देखते ही चिल्लाना शुरू कर दी, और दो आज़ादी नौकरी करने की, लो अब तो पंख निकल आए हैं बहू रानी के, अब बस यही देखना बाकी था। देख लो बहुत पैसा आ गया हाथ में, खर्चा करने से पहले किसी से नहीं पूछेंगी। हमारा तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो इस घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हैं, बहू रानी मालकिन बन गई हैं। बस करो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर विशाल गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, रोशनी कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे तो पूछ ही सकती थी। विशाल, सुबह शाम ताज़ा मसाला पीसना पड़ता है, चटनी बनानी होती है, हाथ से कब तक करूँगी? ऑफिस से लौटकर इतना समय नहीं मिलता। माँ जी को तरह तरह की चटनी ना मिले तो नाराज़ हो जाती हैं, इसीलिए सोचा मिक्सी की मदद से फटाफट पीस लिया करूँगी। और फिर ये मिक्सी कोई मैंने खुद के लिए थोड़ी ही खरीदी है, खाना तो पूरे परिवार के लिए बनाती हूँ, तो ये मिक्सी भी पूरे परिवार के लिए आई है। बस करो सफाई देना। तुमसे मैंने कहा ना कि पैसा खर्च करने से पहले एक बार मुझसे पूछती, जब मैं इजाज़त दे देता तो खर्च करती। बिना पूछे तुमने ये काम किया है, इसीलिए अब से तुम्हारी सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आएगी।
नहीं आ सकती विशाल, ऑफिस में मेरा अकाउंट जुड़ा हुआ है, तो हम दोनों का एक जॉइंट अकाउंट भी जुड़वाओ। उसका एटीएम मुझे देना और मुझसे पूछे बगैर 1 रुपया भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोलकर विशाल अपने कमरे में चला गया। इतना ही नहीं, मिक्सी को खोलने भी नहीं दिया, उसे अपनी बेटी को दे दिया। पूछने पर बोली, जब तुम्हें काम सिलबट्टे पर ही करना है तो मिक्सी के बारे में क्यों सोच रही हो? हमारी मर्जी हम किसी को भी दें। इसी तरह रोज कुछ न कुछ विवाद होता ही रहता है। मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती है और घर वाले लेने नहीं देते। खुद की तनख्वाह होते हुए भी खुद इतना मजबूर रहती हूँ। मुझे ऑफिस आने में भी लेट हो जाता है क्योंकि विशाल का ऑफिस मेरे ऑफिस के आधे घंटे बाद शुरू होता है। वो अपने हिसाब से निकलते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि एक गाड़ी दिलवा दो, ज़्यादा नहीं तो किस्त पर ही दिलवा दो। उस पर भी घर में हंगामा हो गया। महारानी हवा में उड़ना चाहती हैं। इतना पैसा गाड़ी में लगा देंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और फिर हाथ पैर टूट गए तो कौन जिम्मेवारी लेगा? कौन तुम्हारी सेवा चाकरी करेगा? ऐसी ऐसी वाहियात बातें मेरे परिवार में रोज होती हैं। जब विशाल से शादी की थी उस समय ना जाने कितनी ख्वाहिशें मन में उफान लेती थीं। दोनों जॉब करते हैं, मिलकर घर गृहस्थी चलाएंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। मगर शादी के बाद सारी ख्वाहिशें गुब्बारे में भरी हवा की तरह निकल गईं। आज इतनी मेहनत के बाद भी रुपयों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। आखिर एक औरत की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? बोलकर रोने लगी। सारी बातें सुन मोनिका बोली, तुम्हारी ऐसी खराब हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। अपनी सहेली के मुँह से ऐसी बात सुन रोशनी थोड़े रोष में बोली, क्या मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ या मेरा पति, सास, ननद, जिन्होंने मुझे सक्षम होते हुए भी अपाहिज बना दिया है? बहन, इसकी जिम्मेदार तू ही है। जब वो तेरे साथ इतना कुछ करते हैं, जब तुझे घर का सदस्य होते हुए भी पराया मानते हैं, तुझे कभी किसी अपने डिसीजन में साथ नहीं रखते हैं, फिर तू क्यों सबकी परवाह करती है? वो मेरा परिवार है, उनका मान सम्मान करना मेरा फर्ज है। मान सम्मान एक चीज़ होती है मगर परवाह करना दूसरी बात है। जब उन्हें तेरे घर और बाहर के काम, थकान, ज़रूरतों से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बातों से यही समझ में आ रहा है कि तुम उस घर की नौकरानी हो, या यूं कहो कि कमाऊ नौकरानी हो। जब तुम घर बाहर संभाल सकती हो, पैसा कमा सकती हो, तो उन्हें खर्च करने का भी पूरा हक रखती हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें जैसे को तैसा देना होगा, वरना तुम्हारा जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। देख रोशनी, हमें सिर्फ एक ही जीवन मिला है, उसे तुम कब तक रो रो कर जियोगी? आखिर तुझे अपनी ख्वाहिशें इसी जन्म में पूरी करनी है या उसके लिए अगला जन्म लोगी? हमें क्या पता है कि अगले जन्म में तुम फिर से रोशनी बनोगी। मोनिका की बात सुनकर उसे एकटक निहारती रही। आखिर बोल तो वो भी बिल्कुल सही रही थी, मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? बस फालतू सोचना छोड़ दे। अब से ये सोच कि तू क्या क्या कर सकती है जिससे तू अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सके। अच्छा चल, कुछ तो मैं तुझे बताती हूँ, कुछ तू अपना दिमाग लगा कर करना। एक काम कर, तू अपना नया बैंक अकाउंट खोल, जिसके बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुझे जो इंक्रीमेंट मिली है उसके बारे में घर में मत बता और उसे नए अकाउंट में डालना शुरू कर। घर खर्च में से भी जो पैसा बचता है इस अकाउंट में डाल। धीरे धीरे तेरे पास बुनियादी पैसा तो आ ही जाएगा। अपनी ज़रूरतों के लिए किसी को गिफ्ट देना हो या टैक्सी का भाड़ा देना हो तो कम से कम तुझे मुझसे पैसे उधार तो नहीं मांगने पड़ेंगे। मैंने तुझे एक रास्ता दिखाया है, देखती हूँ तू अपने लिए कितने नए रास्ते खोलती है। दोनों सहेलियां कॉफ़ी खत्म करके अपने अपने घर की तरफ चली गईं। अपनी सहेली मोनिका की बात सुन रोशनी के अंदर आत्मविश्वास जागा। उसने फिर वही किया, अपने नए अकाउंट में कुछ बचत करना शुरू किया। मगर उसे समझ में आया कि इतने से कुछ नहीं होगा। घर वालों को भी ये बात समझनी होगी कि अकेले सारे घर का काम, वो भी बिना सुविधा के, संभव नहीं है। अब रोशनी सुबह का नाश्ता और शाम की सब्जी बनाकर चली जाती। शाम को भी जितना हो सकता था करती, मगर अब उसने चटनी बनाना बंद कर दिया क्योंकि बेटी को भी पढ़ाती थी। आखिर एक इंसान कितने काम करेगा? तो अब उसने हर काम समय से पहले करना बंद कर दिया। एक दिन घर में सब्जी नहीं थी। रोशनी ने दाल और आलू की सब्जी बनाकर रख दी, जिसे देखकर सासू माँ का मुंह बन गया। सुशील ना जी ने गुस्से से तमतमाकर बोली, आजकल देख रही हूँ बहू, तुम्हारे मिजाज कुछ बदले बदले हैं। सुबह भी काम छोड़कर चली जाती हो, शाम को आकर चटर पटर कर देती हो। खाने में वैरायटी नहीं है। चटनी तो जैसे 15 दिन से बनी ही नहीं है। 4 दिन से खुद रोटी बनाकर खा रहे हैं। महारानी, तुम नौकरी अपने लिए करती हो, घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकती। माँ जी, सुबह मैंने आपसे कहा था घर में सब्जी नहीं है, मंगवा लीजिएगा, मगर आपने ध्यान ही नहीं दिया और मान लिया कि नौकरी मैं अपने लिए कर रही हूँ। लेकिन सैलरी तो आपका बेटा रखता है, उसी से घर के कई खर्चे चलते हैं। मेरी नौकरी से मुझे तो कुछ मिलता नहीं, बल्कि मेरा तो घर और बाहर का काम करके हाल बेहाल है। एक काम करती हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ, फिर आराम से आपके लिए चटनी रोटी बनाती रहूँगी, थैला लेकर सब्जी बाजार से सब्जियाँ लेकर आती रहूँगी।
फिर जैसा आप बोलेंगी सब बनाती रहूंगी। रोशनी की बात सुनते ही विशाल बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो नौकरी छोड़ दोगी? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा सोचने की। आखिर अकेले में सबका खर्चा नहीं संभाल पाता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह से मुझे सहारा मिलता है। फिर माँ, जिस कार में तुम घूमती फिरती हो, जब मन करता है मंदिर जाती हो, उस कार की ईएमआई मैंने रागनी के पैसों से ही भरता हूँ। अब तुम्हारे कहने पर रोशनी ने नौकरी छोड़ दी तो फिर समझ लेना कार भी बैंक वाले जब्त करके ले जाएंगे। फिर जाना पैदल घुटने तोड़ते हुए मंदिर और मोहल्ले वालों को जवाब देना। फिर मत कहना कि मेरी तो जग हंसाई हो गई। माँ, दिन भर आपके पास काम ही क्या है? जाकर थोड़ी सब्जी खरीद लाया करिए। विशाल को अब रोशनी की कमाई की अहमियत दिखने लगी थी, इसीलिए अपनी माँ से ये सब बोल गया। उस दिन पहली बार सुशीला जी चुप रह गईं। अब रोशनी बहू उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो लगने लगी थी। धीरे धीरे घर के हालात बदले। सुशीला जी अब खुद रोशनी को पैसे देते हुए कहा, बहू तुम मिक्सी खरीद लाओ, मुझे और तुम्हारे ससुर जी को चटनी मसाला बिना खाया अच्छा नहीं लगता खाना। अब ज़रूरत है तो चीज़ लेने में कोई बुराई नहीं है। सुशीला जी बड़े प्यार से बोली, अरे रोशनी, तुम्हारी तनख्वाह इस बार कम क्यों मिली है? पूरी तनख्वाह आपकी जेब में ही तो आ रही है, फिर भी ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। ठीक है, जब आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। ये जो वक्त बेवक्त आपकी बहनें घर पर आ जाती हैं, उनकी सेवा पानी करने के लिए माँ जी मुझे छुट्टी करवाती हैं। कितनी बार वक्त पर ऑफिस ना पहुँचने पर लेट पेनल्टी लग जाती है। ये तो आपकी वजह से हो रहा है। मुझे गाड़ी तो दिलाते नहीं, उसी का नतीजा है। विशाल गुस्से से बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? फिर शांत होकर सोचते हुए बोला, आगे से घर में कोई भी मेहमान आए तो तुम्हें छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे कौन सा 1 घंटे के लिए आती हैं, पूरा 1 महीना घर में रुकती हैं। तुम रोज़ रोज़ छुट्टी लेकर क्या करोगी? तुम्हारे लिए 2 व्हीलर दिलवाता हूँ ताकि तुम समय पर ऑफिस जा सको और तुम्हारी तनख्वाह ना कटे, बोलकर कमरे में चला गया। उसकी बात सुनकर रोशनी मंद मंद मुस्कुराती रही। देखो तो आज मैंने हिम्मत दिखाई तो हर गोटी मेरे पाले में दिख रही है, वरना तो पति और सास की हरकतों से 8-8 आंसू रोने के लिए मजबूर हो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे रोशनी ने अपनी स्थिति खुद सुधारी। पति को भी एहसास कराया कि उसकी नौकरी करने से उसे कितना फ़ायदा है। सास ससुर जी समझ गए थे कि बहू का सहयोग करना ही होगा, वरना जितना काम करके देगी उसमें संतोष करना पड़ेगा। साथ में अब किसी पर निर्भर न रहकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया। दूसरे अकाउंट में अपनी थोड़ी तनख्वाह बचाई। कभी अपने ऊपर या बच्ची के ऊपर कुछ खर्चा करना होता तो किसी से मांगना नहीं पड़ता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 3-4 सालों में रोशनी ने अपने अलग से बनाए अकाउंट में अच्छे पैसे बना लिए, साथ ही कुछ एफडी भी करवा ली थी, जिस पर मिले ब्याज से उसका रुपया बढ़ता गया। कुछ दिनों से विशाल बड़ा परेशान था। रोशनी ने कई बार पूछा मगर वो हर बार टाल जाता। एक दिन लड़खड़ाता घर से देर से आया, क्या आपने शराब पी रखी है? आपको यह आदत कब पड़ी? जहाँ तक मुझे याद है आप तो कभी पान सुपारी भी नहीं खाते, फिर आज अचानक ये सब? रोशनी अचरज से बोली। उदास विशाल आंखों में आंसू लिए बोला, रोशनी मैं बर्बाद हो गया। दुकान में जितना पैसा लगाया था सब डूब गया। अचानक से सरकार ने प्लास्टिक डिस्पोजेबल पर बैन लगा दिया। गोदाम में इतना माल रखा था सब ब्लॉक हो गया। बहुत कर्जा हो गया है मुझ पर। अरे तो क्या हुआ? अम्मा, बाबूजी, देवर जी से बात कीजिए। ये लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी से बात नहीं की? बाबूजी कहते हैं तुम्हारा धंधा था, तुम जानो। विकास कहता है मैं तो नौकरी करता हूँ, अगर आपको पैसा दे दिया तो मैं भूखा मर जाऊँगा। माँ इन दोनों को बचाने के लिए कहती है सब मजबूर हैं, तू देख ले क्या कर सकता है। कल जब किसी को भी पैसे की ज़रूरत होती थी तो बिना एक पल गंवाए इन लोगों के हाथ पर रख देता था। आंख बंद करके भरोसा करता था अपने हैं, वक्त पर काम आएंगे। मगर जब वक्त आया तो एक एक कर भाग खड़े हुए। तुमने ध्यान नहीं दिया कि पिछले 2 महीने से दीदी अभी हमारे घर नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता है अब उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए हमारी औकात नहीं है, इसीलिए छोटे के घर पर जाती हैं। मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है, पैसे हैं तो रिश्ते नाते हैं, वरना तुम कौन हो ये कोई नहीं जानता। पति इतने परेशान थे जिसकी उसे भनक भी न थी। सच कहा, आज की दुनिया में पैसा ही भगवान है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको पूछते हैं, वरना दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तभी कुछ सोचते हुए रोशनी बोली, कल आप मेरे साथ बैंक चलना, शायद कोई मदद कर पाऊँ। अगले दिन दोनों बैंक पहुंचे तो विशाल बोला, तुम फालतू में दिमाग लगा रही हो, तुम्हारे अकाउंट में भी सारा पैसा खत्म हो चुका है, क्योंकि घर खर्च में उसका उपयोग जो करता रहा। थोड़ी ही देर बाद कुछ राशि रोशनी ने विशाल के हाथ पर रख दी और बोली, मैंने मैनेजर से बात की है, वो मुझे लोन दे देंगे। आशा करती हूँ इससे आपकी मदद ज़रूर मिलेगी। मगर तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया? मैं तो तुम्हारे अकाउंट से सब पैसे निकाल लेता हूँ, अचरज से विशाल बोला। तो रोशनी ने विशाल को सारी बात बताई।
तो विशाल को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पहले तो उसने अपनी बीवी की सारी कमाई अपने घर वालों पर लुटा दी। दूसरा, आज ज़रूरत पड़ने पर वे लोग काम नहीं आए। काम आई तो वो जिसे हमेशा बाहर वाली पराई बोलकर घर के हर मामलों से दूर रखा जाता था। वह कुछ सोच विशाल ने भी ठान लिया था, जो भी गलतियाँ की हैं उसको मैं सुधार ही लूँगा। धीरे धीरे उन पैसों से दोबारा दुकान शुरू की। रोशनी की मदद और जोड़ तोड़ से बैंक से लोन भी मिल गया। कुल मिलाकर विशाल की स्थिति बेहतर होने लगी, जिसे देखकर दोबारा अम्मा, बाबूजी, छोटे भाई बहन सब उसको तवज्जो देने लगे। मगर अब वो अपनी सूझबूझ से ही काम लेता। कोई उधारी मांगता तो सीधे मना कर देता। अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने लगा। अब अपने हर फैसले में रोशनी को आगे रखता। अगर माँ कहती ये पराई है, इसे अपने घर की बातें ना बता, तो सीधे कह देता इस पराई ने उस वक्त अपनापन दिखाया जब आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। आज मैं इस लायक हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ बुलाकर अपनी सीक्रेट बातें कर रहे हैं। आगे से घर में कोई भी बात होगी, रोशनी उसमें पूरी तरह शामिल होगी, वरना मुझसे आप लोग कोई उम्मीद मत करना। तभी एक दिन विशाल, मुझे प्रमोशन मिला है जिसके चलते 4 दिन के लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा। सोच रही हूँ मना कर दूँ। प्रमोशन लेकर टूर भी करने पड़ेंगे, फिर घर का काम और ऑफिस मुझसे संभाला नहीं जाएगा। सब बात सुन चुकी सुशीला जी बोली, सही निर्णय लिया है बहू, कोई ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की। हम घर की बहू को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, यही बहुत है। वैसे भी तुम्हारे प्रोग्राम की वजह से घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर बच्ची और रसोई कौन देखेगा। इस उम्र में मुझसे तो कोई उम्मीद रखना मत। माँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। रोशनी मेरी पत्नी है और मैं जो चाहूँगा वही होगा। अगर उसकी ख्वाहिशें के पंख लगाकर उड़ने की इच्छा है तो मैं पूरी करूँगा। रोशनी, तुम अपना सामान बांधो, आराम से हैदराबाद की ट्रिप पर जाओ, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। और रही बात प्रमोशन की, तो वो तुम्हारी मेहनत का फल है, जिसे हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं छीन सकते। मेरी तरफ से तुम्हें आधी नहीं पूरी आज़ादी है अपने पंख फैलाने की। माना रोशनी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, देर से ही सही, मगर आज हौसलों के पंख लेकर खुले आसमान में उड़ने के लिए तैयार थी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आप हर रोज़ एक नई और शानदार कहानी का आनंद ले सकें।